Hello everyone. In this video we will discuss about magnetic effect of current. करंट मैग्नेटिक इफेक्ट देता है और ये इंफॉर्मेशन ये जानकारी हमें सबसे पहले दी ऑर्स्टेड ने। तो ऑर्स्टेड ने क्या देखा? ऑर्स्टेड ने देखा कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर है, और जब इस वायर के पास उन्होंने एक मैग्नेटिक निडल लेके आए तो ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो गई, ये ऐसी हो गई। अरे व्हाट इज दिस? ने क्या किया ऑर्स्टेड ने कि अब इस कंडक्टर की डायरेक्शन आप करंट चेंज कर दी तो उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक निडल ऐसी थी वो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन होने का डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड के बीच से एक लीनियर कंडक्टर जिसमें आई करंट फ्लो किया, इसमें छोटे छोटे आयरन पीसेस डाले और जब इसमें करंट फ्लो करके इसे कुछ ऐसे ठक 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 करते रहे तो पता है ये जितने भी आयरन फाइलिंग्स थी वो कुछ ऐसे अरेंज हो गई। किसने किया इन्हें अरेंज? तब ऑर्स्टेड ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या बोला कि मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पहली लाइन है आपके लिए। यानी जब चार्ज चलता है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी स्टैब्लिश करता है, बनाता है। तो फाइनली जब ऑर्स्टेड ने ये पता किया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बताया, तो पूछा कि केवल मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। तो उन्होंने एक और चीज देखिए, एक ऑब्जर्वेशन देखिए कि यहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर आई है और यहां पे हमने एक चार्ज रखा और इस चार्ज पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर का कोई इफेक्ट नहीं आया। कुछ भी नहीं, वो आराम से रखा हुआ था अपनी जगह पे। बट जब ऑर्स्टेड ने क्या किया, इसे मूव किया, जब इसे मोशन दिया तो ये चार्ज ऐसा चलना चाहिए था, उन्होंने इधर मोशन दिया पर ये ऐसा नहीं गया। और जब ये ऐसा नहीं गया और इसने एक कर्व पाथ बना लिया। क्यों भाई ये कर्व पाथ क्यों बनाया? सोचो जरा। हाँ, अनुलोम विलोम करो, सोचो। हाँ, वो बाबा जी कहते हैं कि अनुलोम विलोम से बुद्धि तेज होती है। तो ये यदि कर्व हुआ है इसका मतलब ये है कि इस पे कोई फोर्स लगा है। अब चार्ज पे फोर्स लगा है, जब चार्ज रुका हुआ था तो उस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था। इसका मतलब ये है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, दोनों फील्ड इंटरेक्ट होते और फोर्स अप्लाई होता। तो रुका हुए चार्ज पे कोई फोर्स अप्लाई हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो करंट, चूंकि ये तो मूव कर रहा है ना, इन्होंने बोला था ना ऑर्स्टेड ने कि मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां तो करंट चल रहा। करंट क्या है? चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट। तो चार्ज मोशन में है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं बट चल रहे हैं, और चलते हुए इलेक्ट्रॉन यानी मूविंग चार्ज उन्होंने क्या बोला? मूविंग चार्ज। यहां पे उन्होंने ये प्रूफ भी किया, वेरीफाई भी किया, परंतु जब चार्ज रेस्ट में था तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। इसका मतलब ये है कि चार्ज एट रेस्ट, मतलब हमारे पास क्या आ गया? चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता है, नो मैग्नेटिक फील्ड। परंतु जब चार्ज मोशन करने लगा तो उससे कर्व पाथ फॉलो किया, और कर्व पाथ फॉलो कब करेगा? जब उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि यदि करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, फिर वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है। और जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है।
तो फाइनली एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे समझाई कि इस ऑब्जर्वेशन से एक बात आपको समझ में आ गई कि यदि चार्ज रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो चार्ज इन रेस्ट फॉर्म ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, परंतु चार्ज इन मोशन मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है। मोशन में चलता हुआ चार्ज अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड करता है, और फील्ड कहां तक रहता है, लाइन ऑफ फोर्स की वजह से ये फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओपन कर्व होती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज कर्व होती है, और जहां तक लाइन ऑफ फोर्स की डेंसिटी सफिशिएंट होती है वहां तक हम फील्ड का इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स तो इनफाइनाइट तक जाती है। तो किसी भी मैग्नेट या चार्ज का फील्ड इनफाइनाइट तक नहीं होता। उसका रीजन भी आप देख लीजिए, ये यदि चार्ज रखा है तो ये लाइन ऑफ फोर्स इससे निकल रही है, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे देखिए लाइन ऑफ फोर्स की डेंसिटी ज्यादा है और यहां पे लाइन ऑफ फोर्स की डेंसिटी कम होती जाती है, इसलिए फील्ड का इफेक्ट भी कम होता जाता है। और जब इनने ओस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया और हमें ये बात भी क्लियर हो गई कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करता है, परंतु चार्ज मोशन में होता है तो केवल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज मस्ट है, कंपलसरी है, परंतु मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें मैग्नेट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि चार्ज जब चलता है तो वो खुद ही मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। तो फिर एक बात बोल देना कि यहाँ पे जो करंट जब चलता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो उसको जन्म देता है मैं करंट। तो यार मूविंग चार्ज मतलब मैग्नेट का जन्मदाता, बोर्न करता है, उसे जन्म देता है। तो हम तो यहाँ पे एक बात कह देते हैं कि ये जो चार्ज होता है ना, इसी का जुड़वा भाई होता है मैग्नेट। जी हाँ, चार्ज का ही होता है, क्योंकि जब चार्ज चलता है तो ही तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब ओस्टेड ने बता दिया यार कि मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बता दिया, हमें भी पता लग गया। अब उनसे पूछा कि भैया ये जो फील्ड बनता है इसकी डायरेक्शन क्या है। यार ओस्टेड थोड़े से चिढ़ गए, उन्होंने कहा यार मैंने बता दिया, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे दी, अच्छा डायरेक्शन भी मैं ही बताऊं, कुछ तुम भी तो करो। तो ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट थे, वो भी ओस्टेड से कम तो नहीं थे, उन्होंने कहा कि चलो हम डायरेक्शन बताते हैं कि जो मूविंग चार्ज है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आ गए मैक्सवेल, उन्होंने राइट हैंड थंब रूल दिया। राइट हैंड थंब रूल। उन्होंने कहा ओस्टेड जी आपने अच्छी इंफॉर्मेशन दी, परंतु आपने आधी इंफॉर्मेशन दी, चलिए हम डायरेक्शन बताते हैं। तो पता है ओस्टेड ने क्या बोला कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से, राइट का मतलब राइट ही होता है, राइट हैंड से ऐसे पकड़ो कि जो थंब है ना वो डायरेक्शन ऑफ करंट में है, ये है, और इसे ऐसे पकड़ लिया हमने। चलो ऐसे कुछ बना देते हैं। ये है थंब, करंट इस डायरेक्शन में। तो देखिए ना, यहां पे हाथ फिंगर अंदर जा रही है, तो यहां पे जो फील्ड बनेगा वो इनसाइड बनेगा, और यहां से ऐसे करेंगे, ऐसे देखो, ऐसे करेंगे तो ये फिंगर बाहर आ रही हैं, तो यहां पे जो फील्ड होगा आउटसाइड। तो डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इनसाइड के फील्ड को क्या हम ऐसे लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हम ऐसे करके क्रॉस बनाएंगे। मतलब यदि हम यहाँ पे ऐसे बना दे तो समझ जाना कि जो फील्ड है वो इस बोर्ड के अंदर की तरफ है, और यहाँ पे आउटसाइड है, तो ये ऐसे डॉट बनाते हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जो फील्ड है वो आउटसाइड है। तो ये राइट हैंड थंब रूल था, ऑफिशियली मैक्सवेल ने ही इसे दिया था। तो अब उन्होंने कहा यदि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दे, इस तरफ कर दे, तो फैक्ट है हमें ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ये ऐसे, तो इधर फिंगर बाहर आ रही है और इधर फिंगर कहाँ जाएंगी, इधर की तरफ जो फिंगर होंगी वो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ जाएंगी। तो यहां पे
यहां पे जो फील्ड बनेगा वो ये, और यहां पे जो फील्ड बनेगा वो ये। डॉट बना दिया, इसका मतलब क्या है? डॉट बना दिया इसका मतलब है आउटसाइड, और क्रॉस बना दिया इसका मतलब है ये इनसाइड। देखिए यहां से ये अंदर जा रही हैं और यहां से ये बाहर की तरफ आएंगी। तो ये राइट हैंड थंब रूल था, जिसे हम थम्स अप रूल भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड थम्स अप रूल। मतलब राइट हैंड थंब रूल ही फॉर कॉइल। क्या केवल हमारे पास लीनियर कंडक्टर होते हैं? हमारे पास तो कॉइल भी होती हैं। अब कॉइल में रिवर्स कर देंगे इसे, कॉइल में इसे रिवर्स कर देंगे। देखिए ये है कोई कॉइल, ये करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन, ये कॉइल ऐसी रखी हुई है। अब आप क्या करेंगे? आपकी जो कर्ल ऑफ फिंगर है ना, वो डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट में रहेगी। देखिए आप ये ऐसे, मान लो यार ऐसा कर लेते हैं, अपन ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, ये कर्ल ऑफ फिंगर है ना, ये डायरेक्शन ऑफ करंट में है। तो यहां पे फील्ड कैसा बनने वाला है? इन। और मान लो यदि करंट यहां पे फ्लो हो रहा है, तो करंट यहां पे फ्लो हो रहा है कर्ल ऑफ फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट में, तो यहां पे जो फील्ड बनेगा वो आउट। और यार जब ये हमने फार कॉइल के लिए जब हम पढ़ रहे थे ना, तो हमें एक और बात समझ में आ गई। एक और बात समझ में ये आ गई कि ये क्लॉक वाइज घूम रहा है, ये क्लॉक वाइज यानी CW, इसे क्लॉक रूल भी बोलते हैं। ये क्लॉक वाइज यदि करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे फील्ड इनसाइड होगा, और फील्ड इनसाइड होने का मतलब है कि यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल नहीं बनेगा, पोल नहीं बनते हैं, पोलारिटी शो करते हैं। पोल अपना एटीट्यूड शो करते हैं, स्टैंड शो करते हैं, वो शो कर देते हैं कि यहां पे वो होगा। क्योंकि पोल क्या होते हैं? पोल वो होते हैं जहां पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है। यहां तो यूनिफॉर्म बन रहा है, पोलैरिटी शो होगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, हमेशा। नेचर है ना, वो लॉज एंड ऑर्डर फॉलो करती है। नेचर कभी भी नियम नहीं तोड़ती, लॉ ब्रेक नहीं करती, लाइन ऑर्डर फॉलो करती है। तो यहां पे साउथ पोल बन गया क्लॉकवाइज में, और यहां पे क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज ACW। इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो यहां पे जो फोर्स बने, फील्ड बन रहा है नॉर्थ। परंतु यार फिर भी ये साउथ और नॉर्थ लिखना हमें ठीक नहीं लगता। ठीक क्यों नहीं लगता? अच्छा, हमें ठीक नहीं लगता मतलब क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर एटीट्यूड वाला शो होता है, पर्टिकुलर नेचर शो होता है। यहाँ पे कोई पोल शो नहीं होता है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में जो फील्ड बनेगा वो आउटसाइड बनेगा, क्लॉकवाइज में। अच्छा, इससे भी तो निकाल रहे हैं। ये देखिए फील्ड बाहर की तरफ, ये देखिए फील्ड अंदर की तरफ। ये कॉइल ऐसी कर रही है, इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम ऐसे बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, एक्सेस पे बनेगा। तो एक बात, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट करनी चाहिए, कॉपी पेन है ना आपके पास तो नोट कर लीजिए। हमें पता है कि आप लोग आलसी तो नहीं हैं, तो जब आपके पास कॉपी पेन है तो आप ये बात नोट करिए कि जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है उसमें कोई पोल नहीं होता, बट पोलैरिटी होती है। परंतु वो नेचर शो हो जाता है, परंतु पोल शो नहीं होता है। तो नो पोल मैग्नेट बनता है, विदाउट एनी पोल मैग्नेट बनता है। परंतु बिहेवियर तो नॉर्थ और साउथ का हमें मिलता है, और बिहेवियर ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आल्सो नोन एज पोलैरिटी। तो फाइनली ये राइट हैंड थंब रूल से हमें पता लग गया, हमारा काम इनसे चल जाएगा, हमारा काम इससे चल जाएगा। परंतु यार कभी कभी क्या होता है कि वो ये कर देते हैं। जैसे अब हम एक और नया लिखते हैं, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल की यदि हम बात करते हैं, पता है राइट हैंड पाम रूल हम क्यों यूज करते हैं? इसमें भी जो हमारा थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट में होगा, थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट में होगा, और जो ये होगी ना इसके आउटसाइड फील्ड बनेगा, ये फ्रंट पाम का फ्रंट। तो मान लो इसमें ये करंट फ्लो हो रहा है, तो देखिए हमें इस पॉइंट पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, तो हम ऐसे कर देंगे, ये इंडिकेट करेंगे, ये वाली मिडिल फिंगर के इसमें रखिए आप, ये इंडिकेट किया,
और यहां पे देखो, यहां पे इसके परपेंडिकुलर इनसाइड, तो यहां पे जो फील्ड बनेगा वो परपेंडिकुलर इनसाइड बनेगा। ये डायरेक्शन ऑफ करंट में थंब, और हमेशा इसके आउटसाइड होता है। देखिए ऐसे आएगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। देखिए यदि मान लो करंट हम क्या कर दें, ये हटाओ, करंट की डायरेक्शन ये कर दें, करंट की डायरेक्शन ये कर दें, तो ये हमारे पास पाम रहेगी। जब ये हमारे पास रहेगी तो इस पॉइंट पे यदि हमें निकालना है तो देखो जरा, मिडिल फिंगर से हम इसे इस डायरेक्शन में आप भी कर सकते हैं। हम यहां पे ये देखिए, नहीं, चलिए ये यहां पे ऐसे करते हैं, ये राइट हैंड पाम, तो देखो ना इस पॉइंट पे कहां आ रहा है, आउटसाइड, तो यहां पे जो फील्ड बनेगा इस पॉइंट पे वो आउटसाइड बनेगा। और ये जो राइट हैंड पाम रूल है ना, इसका यूज हम कॉइल से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए भी निकालते हैं। चलो वो भी देख लेते हैं। मान लो ये कॉइल है और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और इस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए आप जरा, ये अंदर की तरफ जा रहा है ये, तो यहां से हम ये करें तो ये लाइन मिलाई, और यहां पे आउटसाइड इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जब कॉइल से हम किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हम ये पता करेंगे। मान लो ये बाहर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ये देखो थंब डायरेक्शन आपका ऐसी रखी हुई है ना, ऐसी, तो यहां से इसे मिलाओ, यहां से इसे मिलाओ, तो इस पॉइंट के लिए इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा। और ये बात शायद आप लोगों को याद होगी, निश्चित ही याद होगी, कि जब 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 भी फील्ड का कैसे बनता है यार, फील्ड बनता कैसे है, फील्ड बनता है मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आती है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब फोर्स ही होता है। अरे फोर्स और इंटेंसिटी एक ही चीज होती है, तो फिर दो अलग अलग चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो जरा, जो फोर्स होता है ना, वो फोर्स होता है, जैसे यहाँ पे जो फोर्स होता है μ0/4πm1m2/r², ये फोर्स होता है। वो पता है इंटेंसिटी क्या होती है, B = F/m। फोर्स ड्यू टू वन पोल इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे तो E = F/q, फोर्स ड्यू टू वन चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी। यानी इंटेंसिटी भी फोर्स होती है, परंतु एक के कारण। चलो एक एग्जाम्पल में क्या है कि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे में खूब घूसा मारा, तो उनके बीच में फोर्स लग रहा है, परंतु एक मार रहा है और दूसरा केबल पिट रहा है, तो इंटेंसिटी लग रही है। तो फोर्स ड्यू टू वन पर्सन, एक ही मार रहा है। यार टीचर जब बच्चों को डांटता है ना तो इंटेंसिटी लगती है, परंतु जब बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं ना तो फिर फोर्स लगता है, क्योंकि सब एक दूसरे से बहस करते हैं। तो फाइनली आपको फोर्स और इंटेंसिटी में समझ में आ गया। तो जब भी ये इंटेंसिटी अदर देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल होती है, तो ये हमेशा दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होती है, और वो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होते हैं, और उन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट को हम बोलते हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यार साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा 90 डिग्री पे ही होते हैं, क्योंकि जब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करते हैं ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो कॉस में बेस आता है, उसमें साइन में आता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर और बेस दोनों के अपान हाइपोटेन्यूस होता है, दोनों तो 90 डिग्री पे होते हैं, इसलिए दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाते हैं। जिधर एंगल बन रहा होगा उधर कॉस थीटा होगा, और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा होगा। तो भैया मैक्सवेल ने बोला, राइट हैंड थंब रूल ने बोला, राइट हैंड पाम रूल ने बोला, क्लॉक रूल ने बोला, राइट हैंड थंब रूल फॉर कॉइल की, लो हमने डायरेक्शन बता दी। ओस्टेड जी आपको डायरेक्शन पता लग गई। फिर उन्होंने कहा कि अरे डायरेक्शन तो पता लग गई है, अब मैग्नीट्यूड कौन बताएगा, ये बी है कितनी, ये कौन बताएगा। ओस्टेड जी आप बताओगे क्या। ओस्टेड जी ने बोला कि नहीं, मैंने तो बता दिया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, क्यों होता है, मूविंग चार्ज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, अमाउंट तुम लोग बताओ, क्योंकि मैं तो एक काम कर ही चुका हूं। तो बायो सेवर्ट को गुस्सा आ गई, तो उन लोगों ने मिलके उन्होंने कहा हम बताते हैं ना मैग्नीट्यूड कितना होगा। चलिए हम तीसरी चीज पता करते हैं। पहले हमने पता की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर हमने पता की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन आपको बहुत काम पड़ने वाली है। और फिर अब हम निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो थी बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ने से पहले हम एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। थक
थक गए? नो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो फिर वही यस यस शुरू करें, फिर एनर्जी आ गई है। तो इससे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं करंट एलिमेंट। व्हाट इज द करंट एलिमेंट? कुछ नहीं, यहां पे यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, उसका एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं ए बी, और इसकी लेंथ कितनी है? डीएल। इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, मतलब आई डीएल। ये करंट एलिमेंट होती है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड, एंड का मतलब एंड होता है, एम नहीं होता, एंड लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो ये होता है करंट एलिमेंट। अच्छा, करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो भैया डायरेक्शन पता करो। डायरेक्शन क्या होगा? इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। आई इंटू डीएल। सर करंट तो स्केलर क्वांटिटी होती है, होने दो ना। आई इंटू डीएल, डीएल तो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट में यदि मैग्नीट्यूड को इंटू करते हैं तो हमें वेक्टर मिलता है। अंडरस्टूड यार कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर में 3 का इंटू कर दे तो भी रिजल्ट में वेक्टर ही आएगा। तो डीएल तो वेक्टर है, इसमें आई का इंटू कर देंगे तो रिजल्टेंट में क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। तो करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो यार डायरेक्शन निकालने के लिए एक सिंपल सी चीज है कि यहां से यदि हमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में इससे एक टेंजेंट ड्रा कर दें, ये डायरेक्शन होगा। ऐसे करके बताएं कि ये करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आई करंट है, तो यहां से एक टेंजेंट ड्रा करो। ये डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट होता है। तो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है, उसी डायरेक्शन में यदि आप जिस पॉइंट से आपको इसकी डायरेक्शन पता करनी है, एक टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। मान लो यहां पे पता करनी थी, इस पॉइंट पे पता करनी थी, तो ये टेंजेंट है, यहां पे डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट हम फाइंड कैसे करते हैं? जिस पॉइंट से हमें पता करना है, जिस एलिमेंट की पता करना है, एलिमेंट इतना बड़ा नहीं होता, और छोटा होता है। क्यों भैया, क्यों एलिमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? करंट एलिमेंट स्मॉल लेंथ की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए आपके यदि कोई डिश बन रही है, कोई खाना बन रहा है, तो उसे टेस्ट करवाने के लिए 1 चम्मच दिया जाता है ना। 1 चम्मच से टेस्ट कर लिया, फिर तुम चख के बताते हो, हाँ ठीक है, थोड़ा सा नमक और डाल दे। यार वो एक कटोरा भर के थोड़ी देंगे। तो जब भी किसी चीज को टेस्ट किया जाता है, टेस्ट, और टेस्ट से पूरी इंफॉर्मेशन निकल के आती है ओवरऑल सब चीज के लिए। तो टेस्ट के लिए छोटी चीज ली जाती है। तो हम हमेशा पूरी फिजिक्स में यही करते हैं, हमेशा टेस्ट करते हैं और फिर टेस्ट को पूरे में बदल देते हैं। पूरे में बदलने के लिए हमारे साथ खड़े हो जाते हैं आगे इंटीग्रेशन, हमारे साथ खड़ा हो जाता है आके डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन चेंज देता है, इंटीग्रेशन अमाउंट दे देता है। तो करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे फाइंड करेंगे? जिस पॉइंट से फाइंड करना है उससे करंट के डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे, तो वो करंट एलिमेंट हो जाएगा। तो करंट एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर आए बायो से बट, हमने कहा ओस्टेड जी हम बताते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे कोई पॉइंट पी ले लिया, यहां पे हम पता करेंगे कि कितना फील्ड बन रहा है, कितनी इंटेंसिटी उस पर लग रही है। और मान लो हमने यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट ए बी ले लिया, इसकी लेंथ है डीएल, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है तो वो तो पूरे में ही हो रही है आई। तो इस पॉइंट को, इस स्मॉल एलिमेंट को, ये स्मॉल एलिमेंट और स्मॉल होता, परंतु यदि उतना स्मॉल बना देंगे तो फिर तुम देखोगे क्या? यस तो यहां से इसे हमने ये मिला दिया पॉइंट पी, और ये डिस्टेंस थी आर। अब देखिए आप जरा, डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एलिमेंट आई निकालिए, ये आएगा टेंजेंट, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया इस पॉइंट और इसके बीच। तो एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ स्मॉल
सॉरी, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग द वायर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये थीटा हो गया। तो पूरे वायर के लिए तो हम निकाल नहीं रहे, छोटे के लिए निकाल रहे। मतलब तुम्हें एक चम्मच टेस्ट करवा के फिर तुम्हारी मदर बोल देती चलो तुमने तो खा लिया, अब तो जाओ तुम। ऐसा होता है क्या? तो हम छोटे के लिए निकाल रहे हैं, अभी छोटे की बात कर रहे हैं, बड़ा तो खाना है, ज्यादा तो खाना है हमें। तो इसके कारण जो इंटेंसिटी लगेगी वो इंटेंसिटी होगी डीबी। क्यों लग रही है भाई इंटेंसिटी? ओस्टेड जी ने बोल दिया था। ओस्टेड जी ने क्या बोल दिया था कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा ना, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। तो सबसे पहली बात, बायो सेवर्ट की पहली इंफॉर्मेशन, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यदि करंट की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, क्योंकि करंट ही तो उसे जन्म दे रहा है। तो यहां पे ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन है? करंट, पहला पॉइंट था। दूसरी बात उन्होंने बोली कि और डीबी किस पे डिपेंड करेगी? ये लेंथ पे, लेंथ बड़े होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो सेकंड में बायो सेवर्ट ने बोला डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, यानी लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ओके, फिर थर्ड नंबर में अब ये पॉइंट यहां पे रखा है। कहां पे रखा है? जहां पे रखा है वो और इस एंगल, करंट एलिमेंट के एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो तीसरी बात बायो सेवर्ट ने बोली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये थीटा है, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग द अल्फा बीटा गामा, ये सब। परंतु यार सर यहाँ पे साइन कैसे रख दिया, कॉस क्यों नहीं रखा? ओके, अभी बताएंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे, अभी तो नहीं बता रहे। तो अब थर्ड नंबर, डिस्टेंस यदि ज्यादा हो जाएगी, ये डिस्टेंस यदि बढ़ा देंगे तो पी पे लगने वाली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। इसका मतलब है डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये स्क्वायर होता है, कूलम्ब लॉ में भी पढ़ा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ा है। और ये चारों चूंकि डीबी के बराबर थे, ये बात अभी हमने बताई नहीं है, इन सबको एक साथ आप लिख दीजिए तो ये हो जाएगा डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वल करने के लिए डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और एस आई में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर पर एम्पियर। ऐसे लिख सकते हैं, वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स एसआई यूनिट होती है। और जो सीजीएस में इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये इसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में होती है। तो यदि हम सीजीएस में लिखेंगे तो इसे हटा देंगे, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बायो सेवर्ट ने बोला कि सर डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो दूसरे साइंटिस्ट और आप लोग भी कि ये साइन थीटा ही क्यों आया? देखिए यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन नॉट टू साउथ। या इलेक्ट्रिक फील्ड बोला ना, डायरेक्शन इज +2 - और मैग्नेटिक फील्ड आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। अब देखिए आप जरा, ये साइन थीटा कैसे आ गए, इनके बारे में भी बात करें। अच्छा, साइन थीटा से पहले जो डायरेक्शन इन लोगों ने दी थी वो भी तो निकाल लें कि पी पे डायरेक्शन क्या होगी। ये देखिए आप, इसे ऐसे करेंगे तो इस तरफ इनसाइड आएगा, तो यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनसाइड होगी, और पी इधर कहीं होता तो डायरेक्शन कहां होती? बाहर। देखो ये लिया, करंट ऊपर जा रहा है, ये पकड़ा, ये अंदर की तरफ गया, तो डायरेक्शन इनसाइड होगी और डायरेक्शन आउटसाइड होगी। भैया जब आपको डायरेक्शन नहीं पता होगी तो फिर आप जाओगे कहां? मैग्नीट्यूड से क्या होता है, इफेक्ट से क्या होता है, हमें डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए ना कि किधर। हाँ, तो डायरेक्शन ये इनसाइड और ये आउटसाइड होती है, और
अब हम बात इसकी कर लेते हैं, जो बात हमने आपको नहीं समझाई थी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट मतलब फिजिक्स। तो यहां पे हम देखें कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी बी, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो बायोट से बटला हम यहां पे करते हैं, बायोट से बटला का वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट से बटला, तो देखिए ये हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl इंटू R वेक्टर। ये हो जाएगा dl वेक्टर, और इंटू नहीं करेंगे, क्रॉस R वेक्टर, और यहां पे हो जाएगा R क्यूब। क्या हो गया यार, क्या हो गया यार, टेंशन बन गया सर। चलो चलो ये कर लो, टेंशन कम हो जाएगा। देखो देखो देखो, आर वेक्टर का मतलब क्या होता है? आर वेक्टर का मतलब होता है आर इंटू आर कैप। आर कैप है यहाँ पे यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मतलब, यूनिट वेक्टर का मतलब केवल डायरेक्शन होता है, केवल डायरेक्शन होता है बस। तो डायरेक्शन का किसी में इंटू कर देंगे तो वेक्टर बन जाएगा। तो हमने किया क्या है यहाँ पे, हमने यही किया था ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर इंटू आर कैप अपॉन आर क्यू। इससे ये कैंसिल होके यहाँ पे यार, यहाँ पे क्रॉस आएगा ना, हाँ यहाँ पे क्रॉस आएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं। तो आर क्यू से कट गए तो क्या बचेगा, स्क्वायर बच जाएगा। अब सर साइन थीटा तो आया ही नहीं, या साइन थीटा जरूर आएगा। देखो ना, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू डीएल आर साइन थीटा। चलो 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 चलो, इसे हम ऐसे यहां पे लिखते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा के हम यहां पे फिर से लिखते हैं, और फिर से समझना जरूरी है। तो वेक्टर फॉर्म हमने क्या लिखा था, डीबी इज इक्वल टू लिखा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर, और नीचे आर क्यू कर दिया था। आर क्यू क्यों कर दिया था, क्योंकि आर आर कैप होता है, केवल डायरेक्शन का इंटू किया था, डायरेक्शन में लेके आए थे। अब देखिए आप, डीएल इंटू आर, डीएल और क्रॉस प्रोडक्ट आर, ये होता है डीएल, डीएल का मतलब डीएल ही होता है, डीएल आर साइन थीटा। ये तो आपने वेक्टर में पढ़ा, नहीं पढ़ा तो मेरा वीडियो है, देख लो आप। क्रॉस प्रोडक्ट का अलग से वीडियो बना हुआ है पूरा, तो यहां पे इसकी जगह पे ये रख दो, तो dB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और dl की जगह लिखा dl r साइन थीटा, और यहां पे r क्यू, इस r से ये q कैंसिल होके 2 आ गया, तो dB इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यही तो थे बायो सावर्ट लॉ। अब आपको समझ में आया साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि डीबी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा आता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। तो ये बायो सेवर्ट का लॉ था, और यहां पे हमने डीबी निकाला। एक और बात बताएं, यदि इसकी वैल्यू एक छोटी सी चीज और देखो, आप एक बहुत अच्छी यूनिट बताते हैं, जो यूनिट अभी आपने नहीं पढ़ी होगी। हम यूनिट की बात करते हैं कि dB इज इक्वल टू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मतलब 10⁻⁻7 यूनिट, और dB इज इक्वल टू बी लेट 10⁻⁻7 यूनिट। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट नीचे डली हुई है, तो ये यहां पे रख दे हम, और I इज इक्वल टू 1 एम्पियर ले लें, और I 1 एम्पियर मत लो, I तो लो ही मत। यहाँ पे DL इज इक्वल टू 1 मीटर ले लें, और थीटा इज इक्वल टू 90 ले लें, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो जाता है, और R इज इक्वल टू भी 1 मीटर ले लें। हमने ये लिया है, ये हमने माना है, और ये सब वैल्यू इसमें रखें। डीबी के प्लेस पे 10⁻⁻7 ये लो, इज इक्वल टू इसकी जगह पे क्या लिखा, 10⁻⁻7 ये लो, आई लिखा रहने दिया, डीएल को 1 रखा, साइन थीटा साइन 90 1 होता है, तो इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू 1 EMU।
तो I इज इक्वल टू 1 EMU, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। कब आती है I 1 AMU? जब उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे 10⁻⁻7 यूनिट की इंटेंसिटी वर्क कर रही हो और जो स्मॉल एलिमेंट है उसकी लेंथ 1 मीटर हो, डिस्टेंस उस वायर और पॉइंट की भी 1 मीटर हो और वो परपेंडिकुलर हो, ऐसा नहीं हो, परपेंडिकुलर हो, तो करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो बायो से बैठने का ओरस्टेड जी, ये लीजिए मैग्नीट्यूड। और ओरस्टेड ने ओरिजिन किया था, फीता काटा था, उन्होंने बताया था कि मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन हमें बहुत से साइंटिस्ट ने बता दी, और भी बहुत से रूल हैं, जरूरत ही नहीं है, इन सब से हमारा पूरा काम चलता है। कौन कौन से? राइट हैंड थंब रूल कॉइल के लिए, क्लॉकवाइज रूल, राइट हैंड पाम रूल, एक क्रॉक स्क्रू रूल होता है, ऐसे घुमाते हैं ना, ये जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है उस डायरेक्शन में आगे बढ़े तो जो हमारा थंब जाता है ना वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता है, वो कॉर्क स्क्रू रूल था। जरूरत नहीं है, इनसे हमारा काम चलेगा। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है ये पता लग गया, है ना, मूविंग चार्ज बनाता है। रेस्ट में चार्ज रहता तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। ओके, हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बिना मैग्नेट के भी बन सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिना चार्ज के कभी नहीं बनता, तो मैग्नेटिक फील्ड बिना मैग्नेट के ही बन जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी है, उसे जन्म इलेक्ट्रिक फील्ड देता है ना, इसलिए। और जो ऑसिलेशन फील्ड होता है ना, तब वो दोनों बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, तो वो ईएम बेस बन जाती हैं जो सन से आपके पास तक आती है, तो ईएम बेस वहां पे बन जाती है। तो बायो सेवर्ट लॉ भी हमें क्लियर यहां पे हो गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट लॉ भी हमने क्लियर कर लिया है। निश्चित ही आपने बहुत एनर्जी से समझे होंगे इसे, तो आपका एक काम बचता है ना, नहीं कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, क्वेश्चन देंगे, जरूर आंसर मिलेगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए कि एक अच्छा वीडियो है, समझ में आता है। हाँ आता है, सर की एज ज्यादा है परंतु उससे अंतर नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो पर्याप्त है, कॉन्सेप्ट भी ज्यादा हैं, तो कॉन्सेप्ट यदि समझना है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एक्सेप्टा एक्सेप्टा। और नए वीडियो में हम इसके बहुत से एप्लीकेशन लेके आएंगे, और पता है यहीं पे बहुत से न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव भी हम करने वाले हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।